हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी 2024, आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनका प्रीलिम्स पहली बार निकला और यूपीएससी की तैयारी के लिए स्टार्ट तो किए, बट अब लगता है कि हिम्मत हार रहे हैं। अब 2025 के बारे में सोच रहे हैं। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, अंतिम एज, ठीक है। और आप में से कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन वो बेस्ट कैसे करें, ये भी एक सवाल है ना, कि वो क्या कमाल करें जिससे उनका एग्जाम और अच्छा हो जाए। और साथ में 2025 के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा गाइडलाइन है ये। आप इसको अगर सही तरीके से समझ गए तो यूपीएससी आसान हो जाएगा। क्यों कहते हैं कि यूपीएससी को के एग्जाम को बहुत कम समय में और सक्सेसफुली निकाला जा सकता है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि मतलब आप देखोगे कि एक बार अगर किसी ने यूपीएससी निकाल लिया, सिलेक्शन ले लिया, तो वो कई बार यूपीएससी निकालता है। कई बार आपने देखा होगा आईपीएस की ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग में कितना समय मिलता है मालूम है, लेकिन अगली बार आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए। ऐसा होता है ना। कोई भी यूपीएससी पीसीएस के अंदर सिलेक्टेड हैं, उनको एक बार सिलेक्शन हो गया ना, उनको वो राज पता चल गया कि उनका सिलेक्शन कहाँ से हुआ है। वही चीज़ हम लोग ढूंढते हैं। क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको प्रूफ चाहिए, तो नहीं प्रूफ देंगे तो पूरा सेशन ही खराब हो जाएगा। तो उस सेशन के लिए सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो मेंस का पेपर है वो 1750 नंबर का होता है टोटल, है ना। जो मेंस है वो 1750 का होता है और फाइनल जो इंटरव्यू जो होता है वो 275 का होता है। तो टोटल मिला दीजिएगा तो कितना आएगा, 2025 नंबर का आपका टोटल जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 2025 पे आता है। इसमें 1750 अकेले मेंस का है और 275 जो है वो इंटरव्यू का है। इंटरव्यू के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जितना भी स्कोर आएगा सफिशिएंट है आपके लिए। अब अगर हम पिछले साल का स्कोर देखें, पिछले साल का, तो आपको पता है जो लास्ट कॉल आया था मेंस के लिए वो 741 था ना। लास्ट कॉल 741 का था और जो फाइनल था वो 953 का था। मेंस के लिए जो कॉल आया था, नहीं दिख रहा, मेंस के लिए जो कॉल आया था वो 741 का था और फाइनल रिजल्ट 953 पे बना। फाइनल 953 पे और जो मेंस का रिजल्ट है वो 741 पे। अभी हम लोग पहले मेंस के रिजल्ट पे फोकस करते हैं, देखो कैसे। और ये कितने पे आ रहा है, 1750 पे, 1750 पे, ठीक है। यानी 1000 को 1000 खत्म, इसके बीच में ही आपका रिजल्ट है और उसके बाद 275 को ऐड करेंगे तो 200 प्लस में इंटरव्यू के लिए का सिलेक्शन हुआ। अब हम यहां पे जो चीज सीखेंगे वो दो चीज है। एक ये कि मेंस को कैसे सेव करें और एक ये कि मेंस में अधिक से अधिक नंबर कैसे लाए। क्योंकि यहां पे गैप देख रहे हो कितना है, गैप आपको दिख रहा होगा कितना है ना। तो इस गैप को आप कैसे दूर करेंगे। टोटल 212 नंबर का गैप है, 275 में 212 नंबर लाना आसान नहीं है। इस गैप को आप इस मेंस के साथ भर सकते हैं। अब चलिए, अब हम यहां पे जो डिस्कस करने वाले उसके लिए 3 सब्जेक्ट को लिया गया है। पहला है एसए, दूसरा है एथिक्स पेपर, पेपर 4, और तीसरा है ऑप्शनल पेपर। इन पेपर को हमने टारगेट किया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसए को लेकर। एसए में जो हाईएस्ट मार्क्स है अभी हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, 2022 का जो हाईएस्ट मार्क्स है वो है 149 और वो किनका है, गौतम का, गौतम विवेकानंद का 2022 में एसए में 149 हाईएस्ट मार्क्स है। चलिए अब पेपर 4 कर लेते हैं। पेपर 4 में कितना है, 143 है और ये 143 है और किसका है, आदित्य का है और आई थिंक ये 2023 का है जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब लास्ट है ऑप्शनल। ऑप्शनल में कई ऑप्शनल होते हैं, थोड़े वेरिएशन होता है। हम यहां पे जो ऑप्शनल ले रहे हैं वो फिलॉसफी, ठीक है।
फिलॉसफी ऑप्शनल ले रहे हैं, उसके लिए जो स्कोर आया था फिलॉसफी को, उसके अंदर 319 नंबर आया था। और फोर्थ, और ये जो 319 नंबर है ना, 319 नंबर 500 में, ये फोर्थ हाईएस्ट है, ये सबसे हाईएस्ट नहीं है, फोर्थ हाईएस्ट है। और किसने लाया है? तो अविनाश ने। ये भी 2022 का है, 2022 का डाटा है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे फैक्ट्स हैं। AIR 17 रैंक था इनका, अविनाश का। तो अब इसको अगर आप टोटल को जोड़ोगे ना, तो जोड़ के आपके पास निकल के जो आता है वो 611 आता है। खेल खत्म हो गया यहीं पे ना। यहां पे जो जोड़ के आ रहा है वो 611 आ रहा है। अब देखिए 611 है ना, और 741 पे कॉल हुआ है मेंस का। तो आप ये 611 कितने पे ला रहे हो? एक पेपर इससे, एक पेपर 41 और 2 पेपर ऑप्शनल। तो 1000 नंबर में आपका 611 आ रहा है, 611 आ रहा है। तो आप सोचिए कि क्या अगले 750 में आपको 200 नंबर भी नहीं आएगा? देखो एक बार, अगले 750 में 200 नंबर भी नहीं लाएंगे। कितनी भी बुरी स्थिति होगी तो क्या 3 पेपर मिला के 200 नंबर नहीं आएगा? 200 से ज्यादा ही आएगा ना। हर हाल में कितना भी बुरा स्थिति होगा 200 से ज्यादा आएगा, क्योंकि जो बेसिक चीजें वो आपकी अच्छी है, तभी आपको यहां स्कोर आ रहा है। अब जो बाकी पेपर बचता है 3 पेपर, उसके अंदर सारा जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एथिक्स को तो छोड़ दीजिए, साइंस एंड टेक, उसके बाद सोसाइटी है, क्या नहीं मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट है, समझ में आ रहा है? हर चीज है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्या नहीं है, टोटल जीएस का सेक्शन, टोटल जीएस का सेक्शन। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, अलग अलग कंटेंट, अलग अलग फैक्ट्स आप वहां पे पढ़ोगे, तब जाके आप उसके लिए तैयार हो सकते हैं। कितना दिमाग उलझेगा वहां पे, राइट? और अगर हम इस पे टारगेट अभी भी करें, अभी भी, क्योंकि आपने तो किया ही होगा, बट इस कैलकुलेशन के बाद अगर आप ये टारगेट करते हैं तो एग्जाम सेफ ही नहीं होगा, सुरक्षित हो जाएगा। और आप मेंस में भी इतना स्कोर लेके आएंगे कि यदि आपको इंटरव्यू में कम नंबर भी मिलता है, मान लो 150 नंबर मिला, तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, राइट? अब आते हैं हम लोग कि इसको हम लोग अप्रोच कैसे करें, ठीक है? और क्यों हमने इसी पेपर को लिया है, ये भी बात है ना, इसको भी छोड़ देते हैं। हमने इसी पेपर को क्यों लिया है, इसको भी हम बताते हैं। पहले एस्से पे आते हैं, उसके बाद पेपर 4 पे आते हैं, उसके बाद फिलॉसफी पे आते हैं, फिलॉसफी सॉरी ऑप्शनल पे आते हैं, फिलॉसफी नहीं, ऑप्शनल पे आते हैं। अब मैंने इसी को क्यों लिया, पेपर 1, पेपर जो 3 पेपर है उसको क्यों छोड़ा गया, उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। देखिए, जिस पेपर की हम बात कर रहे हैं, ये पेपर एक मोड का पेपर है, समझ में आ रहा है? एक मोड का पेपर है। जैसे एस्से है, तो एस्से का एक खास पैटर्न है, उसके अंदर टॉपिक बदलते हैं, सेक्टर बदलता है, बट एस्से लिखने का तरीका, एस्से समझने का तरीका, एस्से आपस में मिला हुआ एक सेक्शन है। आप एस्से लिखना सीख गए, एस्से समझना सीख गए, टॉपिक समझना सीख गए, क्या कंटेंट डाला जाता है, जो बेसिक चीजें हैं एस्से का अगर आपने सीख लिया, तो एस्से किसी भी तरह का हो आप आराम से लिख लोगे। कोई नया भी एस्से आ गया तब भी आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे ये भी बात करेंगे। दूसरा पेपर 4 एथिक्स का पेपर है। स्टार्टिंग में जो एक सेक्शन है वो एथिक्स है, दूसरा केस स्टडी है। एथिक्स के अंदर का जो आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ते हो, जो केस स्टडी नहीं है, जहाँ पे एथिक्स है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, और जो भी क्वालिटीज़ की बात की गई है सिविल सर्वेंट्स की, वो जो वहाँ पे है उसको जब आप पढ़ लेते हो, उसी बेस पे आगे केस स्टडी है। तो वो भी पूरा एक ही सेक्शन है और सब एक दूसरे में गुथा हुआ है पूरा का पूरा। तो यानी जब आप एथिक्स पढ़ेंगे तो आपका दिमाग मतलब एक ही फ्लो में चलेगा आगे, उसी को आप अलग अलग पक्षों में देखेंगे। समझ में आ रहा है? अब आप
अकाउंटेबिलिटी को करप्शन के साथ भी जोड़ सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी को वर्क कल्चर के साथ भी जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप कई सारे डायमेंशन को एक साथ लेके चलेंगे और सब आपस में उलझा है, उसी को सुलझाते हुए आपको आगे की तरफ निकल जाना है। तो वो भी एक मोड का पेपर है। और ऑप्शनल के बारे में तो सब जानते हो, वो हिस्ट्री ऑप्शनल हो या मैथ हो या फिलोसफी हो, सोशियोलॉजी हो। अभी बीपीएससी ने क्या किया, दोनों ऑप्शनल को मिला के एक कर दिया। और ऑप्शनल में आप देखोगे कुछ एक को छोड़ दीजिए एक्सेप्शन के रूप में, तो मैक्सिमम ऑप्शनल में क्या कहानी है कि जो उसका पहला पेपर है ना, उसमें थिंकर्स होंगे उससे रिलेटेड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा। जो सेकेंड पेपर होता है वो उतना मुश्किल नहीं होता। जो आप फर्स्ट पेपर पढ़े हो ना मैक्सिमम में, जैसे पीएसआईआर उठा लीजिए, फिलॉसफी उठा लीजिए, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कहीं पे भी वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरीज और जो फिलोसफर्स या जो भी थिंकर्स वहां आपने पढ़ा है उसका आपको इंप्लीमेंटेशन सेकेंड पेपर में मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होगा। तो लगभग 40-50% तो पहले पेपर से ही निकल के आ जाता है। तो एक यहां पर भी आप किसी भी सब्जेक्ट, मान लो हिस्ट्री पढ़ा आपने या फिलॉसफी पढ़ा, तो एक रिदम में पढ़ रहे हो, एक टोन में पढ़ रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते चले जाएंगे, तो वहां दिमाग भटकता नहीं है, तो तैयारी करना आसान हो जाता है। एक तो ये पहला ग्राउंड है, ठीक है, जिसके कारण हमने इसको एक साथ किया है। अब इसके साथ ही ये जो पेपर है इसके अंदर टोटल 1000 नंबर का इसके अंदर क्या कह सकते हो, वो खजाना छिपा है, राइट। अब ये जो एस्से का पेपर है, एस्से का पेपर एक एक करके देख लें क्या? चलो एक एक करके ही देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या और कैसे अप्रोच करना है। समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब देखो कि जो एस्से का पेपर है आपका, टू 250 मार्क्स का है। एस्से के पेपर में आपको करना क्या है? देखिए, एस्से के पेपर को भी कैटेगराइज करेंगे। एस्से के पेपर में करना यह होता है कि आपको एस्से लिखना आना चाहिए, एस्से के टॉपिक को समझना आना चाहिए, एस्से को तोड़ना आना चाहिए। अगर आपने ये 4-5 एस्से पे भी कर लिया, सीख लिया, चेक करवा लिया, सही है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एस्से साइंस एंड टेक से पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स से पूछ रहा है, हिस्ट्री से पूछ रहा है, आर्ट एंड कल्चर से पूछ रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। और इस एस्से को तैयार करने में आपको कितना समय लगता है? अगर अभी तक भी नहीं तैयार किया है तो एग्जाम तक आप एस्से तैयार कर लेंगे। यूपीएससी के एस्से की खासियत है कि यूपीएससी का जो एस्से है उसमें आप थोड़ा भी अगर लिखना सीख गए तो आप करंट के एग्जाम्पल्स, उसमें जो आपने पढ़ा है, आपने यूपीएससी की जब तैयारी आप करते हो तो आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, साइंस एंड टेक पढ़ते हो, सब चीज़ पढ़ते हो ना, यानी लगभग सारे आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स, सब कुछ आप पढ़ लेते हैं। तो यूपीएससी में ये सब जो पढ़ते हो इसी का क्रक्स आपको एस्से में निकाल देना है। यूपीएससी वाले के लिए एस्से बहुत मुश्किल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मुश्किल किसके लिए हो जाता है? बीपीएससी वालों के लिए, झारखंड वालों के लिए, मतलब जहां भी एस्से है वहां उनके लिए। अब क्यों होता है? क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो मेंस का सिलेबस है वो बहुत ही डाइवर्स है। उस मेंस के सिलेबस को आप इतना पढ़ लेते हो, इतने कंटेंट जमा हो जाते हैं कि आपको एस्से के डायमेंशन को खोलने में दिक्कत नहीं होती। कोई भी टॉपिक देगा ना, आप तुरंत उसका सारा पक्ष बता दोगे। तो यूपीएससी का एस्से, अगर यूपीएससी के मेंस की तैयारी ठीक से की है तो आपके लिए इजी हो जाता है। नॉर्मली कई बार ऐसा भी देखा गया यूपीएससी में कि किसी ने एस्से का प्रैक्टिस ही नहीं किया, एस्से का प्रैक्टिस नहीं किया लिटरली, और ऐसे सिलेक्टेड हैं जिन्होंने एस्से का प्रैक्टिस नहीं किया और सीधा सीधा एग्जामिनेशन हॉल में एस्से लिखा। उनके क्योंकि उन्होंने चूंकि मेंस आंसर राइटिंग पे महारत हासिल कर ली थी, उनको लगा कि अब उन्होंने एस्से बहुत सारा पढ़ा ही, तो उनको लगा कि अच्छा एस्से के इस अप्रोच के साथ चलेंगे, बाकी हमारे पास जीएस का कंटेंट है उसको हम एस्से के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा बदलते हुए लिखते चले जाएंगे, इससे हमारा अच्छा हो जाएगा और अच्छे मार्क्स उनको भी आए। तो चूंकि आपका इसका कंटेंट, जो बेसिक कंटेंट है, वो तो मेंस के पढ़ाई के दौरान ही तैयार हो जाता है, लिखना आप सीख लोगे तो इससे पूरा एक पेपर 250 नंबर का है और 149 जो स्कोर है 2022 का हाईएस्ट स्कोर है, यानी 150 तो लाया जा सकता है। और आपको पता है
इससे के अंदर 160 प्लस का स्कोर किया जा सकता है। इससे में 160 प्लस का स्कोर संभव है। हम नहीं जाते हैं, 150 तो करेंगे ही ना, किसी ने किया है तो आप क्यों नहीं करोगे? किसी और ने जब किया है, गौतम विवेकानंद 2022 में, तो आप कर सकते हो। तो 150 तो हम सेव कर लेंगे। अब इससे के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? इससे के अंदर टॉपिक आपको ध्यान रखना है। उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़े करंट के एग्जांपल, थोड़े फैक्ट्स और थोड़ा सा अलग अलग पक्ष आपको जमा कर लेना है। दैट्स इट। सीधा आंसर लिखिए उसके बाद जाके। जैसे साहित्य, संस्कृति, उसके बाद सामाजिक क्षेत्र। अब सामाजिक क्षेत्र में क्या हो सकता है? महिला हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, वृद्ध हो सकते हैं, अनाथ हो सकते हैं। ऐसे कई अलग अलग सेक्शन है ना, अलग अलग चीजें हैं। इसके अलावा सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कमजोर वर्ग, जिनको कॉपरेशन की जरूरत है। इसके अलावा कई सारी सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक प्रथाओं में दहेज प्रथा या दहेज हत्या। इसके अलावा बलात्कार, अभी जैसे बलात्कार की घटना हुई, अनफॉर्चुनेट घटना डॉक्टर के साथ हुई और अभी हुई और लगातार बैक टू बैक पेपर में कंटिन्यू वो चीजें चल रही है अलग अलग जगहों पे, ये हाल है। खैर, तो ये हुआ। इसके बाद वेश्यावृत्ति, मद्यपान, ऐसे कई टॉपिक हैं जिसको आप सोशल सेक्टर के अंदर डाल सकते हो। संस्कृति के अंदर आप कला को भी ऐड कर सकते हैं, कोई आर्ट फॉर्म को ऐड कर सकते हो। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि हो सकता है, व्यापार हो सकता है, उद्योग हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद इसको हटा दो। साइंस एंड टेक की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां हैं, डिजीज, जैसे कोविड से सवाल पूछा गया था। उसके बाद स्पेस टेक है, डिफेंस टेक है, और क्या है, कुछ और है। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा है, ऐसे करके सो ऑन कुछ भी हो सकता है। साइंस एंड टेक के बाद इसको अलग कर दो, पर्यावरण, क्योंकि एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो गया है। पर्यावरण के अंदर आप प्रदूषण को देख सकते हैं, पर्यावरण निम्नीकरण को देख सकते हैं और आपदा को देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद और क्या है? और करंट अफेयर्स, CA, करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, कोई इवेंट ऐसा है तो। इसके अलावा कोई भी युद्ध हो गया, कोई भी घटना हो गई, कोई भी संधि हो गया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ कुछ आदि। तो आपका जो मेजर टॉपिक है वो इसके अंदर घूमता है। एक टॉपिक जो छूट रहा है दैट इज फिलोसॉफिकल। इसको कहते हैं दार्शनिक। ठीक है। तो दार्शनिक टॉपिक, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा एस्से तैयार होगा इसी बीच में। जैसे देखिए, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, सोशल सेक्टर के अंदर आपको कुछ ऐसे वीकर सेक्शन को लेना है, कमजोर वर्ग को लेना है जिनको कॉपरेशन की जरूरत है। उसमें बच्चे भी आ सकते हैं, ओल्ड भी होगा, ऑर्फन भी होगा, तो ऐसे कई अनाथ जो ऑर्फन के है वो हैं, महिलाएं हैं, दहेज हत्या, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, ऐसी कई सारे बैड कस्टम जो चल रहा है उसकी बात करेंगे। अब ये जो बलात्कार है, जैसे रेप है जिसको कहते हैं, ये रेप एसए का भी टॉपिक हो गया और पेपर 4 के अंदर भी इससे सवाल पूछा जा सकता है। पेपर 4 के अंदर भी सवाल होगा, करंट अफेयर से सवाल हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री है, इसके साथ कोई भी ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है उसको यहाँ पे लिया जा सकता है। साइंस एंड टेक में बहुत सारे डिजीज लाइक कोविड अभी आया था, मंकी पॉक्स आ रहा है, ऐसे कई डिजीज हो सकते हैं। स्पेस टेक, डिफेंस टेक, न्यूक्लियर एनर्जी, नैनो टेक,
रोबोटिक्स, ऐसे कई सेक्शन है जिसको आप यहाँ पे देखोगे। एनवायरमेंट के अंदर सबसे बड़ा पॉल्यूशन और निम्नीकरण, डिग्रेडेशन जो हो रहा है, पॉल्यूशन तो ये डिग्रेड जो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, उसके डाटा, और करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल जो इशू है चल रहा है उसको, जिसमें युद्ध हो सकता है, अलग अलग इंसिडेंट हो सकता है, अलग अलग देशों का घटना हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसकी कमजोरियां देखी जा सकती है, उसकी मजबूती देखी जा सकती है। इस तरह के टॉपिक आप इसके अंदर कर सकते हो। अब एस्से में स्कोर अच्छा करने के लिए अभी आप क्या करेंगे? देखो, एस्से में स्कोर अच्छा करने के लिए आपको इन सबसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स का डाटा है वो आपके पास होना चाहिए, जो सरकारी डाटा है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सरकारी डाटा अगर आपके पास नहीं होगा तब मुश्किल है, आप जो लिखोगे उसको प्रूफ नहीं कर सकते। एस्से के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट या जो हमारी हायर जुडिशियरी है, कोई हायर अथॉरिटी है, कोई नेशनल इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, या बड़े बड़े लोगों का कोटेशन है, उसको एस्से में जरूर शामिल करें यदि आपको एस्से को मजबूत करना है तो। इंग्लिश में एस्से लिख रहे हैं कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में। हिंदी में यदि एस्से लिख रहे हैं, चूंकि इंग्लिश से ज़्यादा नंबर अक्सर हिंदी में देखा गया एस्से में, अगर आप हिंदी में एस्से लिख रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि हिंदी में एस्से लिखते समय शब्दों का चयन अच्छे से करें, शब्द में वजन होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि लच्छेदार बना देना, लच्छेदार नहीं बनाना है, बट आपका जो नॉर्मल सेंटेंस है मेंस आंसर राइटिंग का वो नहीं होके वो थोड़ा सा साहित्यिक, थोड़ा सा उसके अंदर अलग शब्द, अलग वर्ड, अलग लाइन भी ऐड होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से, और करंट के साथ आप इसको अगर इंक्लूड करते चले जाएंगे तो फिर कोई इशू नहीं है। क्लियर, आई थिंक। तो आपका एस्से का जो सेक्शन है वो यही है, यहां से आप निकाल लोगे। अब इसमें करना क्या है कि आप इन सब टॉपिक, एक बार टॉपिक आपको कैसे आप तैयार करोगे, तो प्रीवियस ईयर में जो एस्से पूछे गए, एस्से को कैटेगरी वाइज, एनवायरमेंट का तो एनवायरमेंट में डालिए, साइंस एंड टेक है साइंस एंड टेक में डालिए, और कैटेगरी वाइज इसको नोट कर लीजिए, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। विद इन उसी टॉपिक के बीच में से कहीं ना कहीं एक टॉपिक और बनेगा जिससे आपसे एस्से पूछा जाएगा। इस तरह के सेक्शन, इस तरह के डायमेंशन, इस तरह से करंट अफेयर्स को आप एक जगह जमा कर लो, जहां जिसकी जरूरत होगी डाल देना, आपका एस्से परफेक्ट हो जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 4। पेपर 4 को हम बिल्कुल अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं। अभी तक आप जिस नॉर्मल तरीके से पेपर 4 को तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक टाइम के बाद पेपर 4 उलझ जाता है और आप पेपर 4 को छोड़ करके शिफ्ट हो जाते हैं 2, 3 इन सब में। वो नहीं करना है। पेपर 4 का मतलब पेपर 4 है, पेपर 4 मतलब एथिक्स पेपर की बात कर रहे हैं, ऐसे से मत काउंट कीजिएगा। अब हम एथिक्स के अंदर क्या करेंगे, देखिए आपका जो एथिक्स है वो 2 पार्ट में है। एक है एथिक्स और एक है केस स्टडी, है ना। ये जो केस स्टडी है वो इसी पर बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं, केस स्टडी के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसी पे बेस्ड है। अब देखो एथिक्स में आपको करना क्या है, एथिक्स के पहले टॉपिक को अगर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें तो पहला टॉपिक एथिक्स और मानवीय सहसंबंध, ह्यूमन रिलेशन। फिर महान व्यक्तित्व हैं, उनकी विशेषता, उनके कथन आदि। दार्शनिक हैं, उनके नैतिक विचार। फिर एटीट्यूड की बात की गई है, एप्टीट्यूड की बात की गई है। सिविल सर्वेंट के अंदर जो बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसकी बात की गई है। अकाउंटेबिलिटी की, भ्रष्टाचार की, ईमानदारी की बात की गई है। एक सिंपैथी और एम्पैथी की यहाँ पे बात की गई है। भावात्मक समझ की बात की गई है। सूचना का आदान प्रदान, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात है। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट है, वर्क कल्चर है और साथ में केस स्टडी है। तो ओवरऑल ऐसे आपका सब्जेक्ट अलग अलग टुकड़ों में बिखरा हुआ है। अब हमने क्या किया है, एथिक्स पेपर में इनको समेट के एक जगह कर दिया है। इनको समेट कर एक जगह करने से फायदा क्या हुआ कि एक टुकड़ा आप कहीं और पढ़ रहे हो, दूसरा कहीं और पढ़ रहे हो, लिंक ही नहीं हो रहा।
बीच में कुछ और पढ़ लिया, अब इससे जो तीसरा टुकड़ा इससे लिंक नहीं हो रहा। अब लग रहा है कि यार कितना पढ़ना है, एक वहां पढ़ रहे हैं, एक यहाँ पढ़ रहे हैं, बीच में कुछ और पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ रहे हैं। इससे ही जो पेपर 4 है ना वो खराब होता है। तो पेपर 4 को आपको खराब नहीं होने देना है। कैसे नहीं होगा? देखिए पहला टॉपिक आपका क्या बनेगा, इसके अंदर आप देखो, इसको हटाते हैं। इसके अंदर जो पहला टॉपिक आपका बन रहा है वो है नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। ठीक है, पहला टॉपिक आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा नीति शास्त्र और मानवीय, आप लिख भी सकते हो मानवीय सहसंबंध। ठीक है, अब हुआ क्या, क्योंकि चूंकि ये एथिक्स की बात कर रहा है और ह्यूमन रिलेशन एथिक्स के साथ क्या है उसकी बात कर रहा है ना, तो जब ये ह्यूमन रिलेशन की बात कर रहा है, एक और चीज है यहीं पे आगे चलिए, तो मानवीय मूल्य की भी बात हो रही है, और मूल्य की यहां बात हो रही है, इसके साथ नीचे भी मूल्य चला जाएगा, तो मानवीय मूल्य भी है। तो हमने इसको क्या किया, अभी हटा दिया है। ठीक है, इसको यहां से हटा दिया। ठीक है, अब नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन रिलेशन, इसके साथ यहीं पर अगर हम जो भी विचारक हैं, ठीक है, जो भी दार्शनिक हैं, उनका जो भी कथन है, इसके अलावा और जो उनके विचार हैं, इसको हम इसी के साथ पढ़ लें तो कोई दिक्कत है? जब हम एथिक्स को पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के साथ उसका रिलेशन जोड़ रहे हैं, तो हम बेसिक जो भी विचारक हैं, लाइक महात्मा गांधी के 7 ट्रूथ पढ़ने हैं और भी कई सारे हैं, तो अब हम जब यहां पे पढ़ेंगे तो सबको एक ही साथ पढ़ ले तो कोई दिक्कत? उनके स्टेटमेंट को यहीं पर देख ले, उनके द्वारा जो बातें कही है उसको यहीं कर ले, तो आपको पता है एक बड़ा सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे तैयार हो जाएगा, जिससे नीचे जब उतरोगे ना तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो पहला कैटेगरी ये। दूसरा कैटेगरी क्या है, जो मूल्य की बात की गई थी ना, उसको यहां पे हम लेके आ गए हैं। यहां पे आचरण से भी इसको आप जोड़ेंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लो, ऐसे मैं एक बार लिख देता हूं। सहानुभूति, परानुभूति, गैर तरफदारी, निष्पक्षता आदि, ऐसे कई और भी हैं। ठीक है, अब देखिए कि क्यों नहीं हम सारे वैल्यूज को एक साथ ले लें, कोई दिक्कत है उसमें? अगर हम सारे वैल्यू को एक साथ ले लेंगे तो कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी सिविल सेवा के अंदर क्या चाहिए, उसके आचरण के लिए क्या चाहिए? आचरण के लिए हमारा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड का मतलब होता है अभिवृत्ति, हमारा टेम्परामेंट कैसा है, हम किस नेचर के हैं टाइप की चीजें। अभिरुचि का मतलब होता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट अलग हो जाता है और एटीट्यूड अलग हो जाता है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। इसके साथ ये आचरण से रिलेटेड है। ठीक है, आचरण से रिलेटेड है। इसके साथ कुछ वैल्यूज क्या क्या, वस्तुनिष्ठ, सत्यनिष्ठता। ठीक है, वस्तुनिष्ठता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सत्यनिष्ठता इंपॉर्टेंट है उतना ही वस्तुनिष्ठता इंपॉर्टेंट है। इसको ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं, जो चीजें जैसी है उसको वैसे ही देखना। एक सहानुभूति होता है, एक परानुभूति होता है, सिंपैथी और इम्पैथी। तो दोनों के टर्म्स अलग हैं। सुनने में तो देखने में लगता है अच्छा सहानुभूति लगा है, इधर परानुभूति लगा है, नहीं, दोनों बिल्कुल अलग हो जाता है। उसके बाद गैर तरफदारी, यानी किसी का पक्षपात नहीं करना।
निष्पक्षता और भी होगा, निष्पक्षता के साथ साथ ओके ठीक है, ये हो गया निष्पक्षता। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें सेकंड के अंदर आप इसको आचरण में और वैल्यूज में ले लोगे। तीसरा यहीं पे कर लेते हैं। तीसरा जो है वो है समस्या। समस्या किस चीज की? ईमानदारी की। समस्या किस चीज की? जवाबदेही। समस्या पारदर्शिता, और समस्या जो है वो भ्रष्टाचार। ईमानदारी, ऑनेस्टी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, और भ्रष्टाचार यानी करप्शन, ये समस्याएं। और भी जो समस्या आपको लगता है उठा लीजिए, जो समस्या आपको और भी लगता है उसको उठा लीजिए, और जितनी भी समस्याएं हैं उसको एक साथ देखिए, एथिक्स के कॉन्सेप्ट से देखिए, सॉल्यूशन उसका देखिए, और सॉल्यूशन किस क्या, तो एक्चुअल सॉल्यूशन। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखिए, जो भी समस्याएं आपके पास है ना, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, वो एकदम हाइपोथेसिस वाला नहीं कि मर मिटेंगे और ये करेंगे वो करेंगे टाइप नहीं, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो आपको देना है, तभी पता चलेगा आप कितने बैलेंस में हैं। ठीक है, ये हो गया ना। ये आपका ओवरऑल पेपर 1 के अंदर इतने में आप चीजों को समेट लेंगे और आपका एकदम से जो बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। हो गया। अब इसके साथ अगला आगे का क्या है, आगे है केस स्टडी। केस स्टडी में कुछ करने की जरूरत है नहीं। देखो केस स्टडी क्या है, केस स्टडी क्या है, दरअसल आप जो भी यहां पढ़ रहे हैं ना, खास करके जो ये मूल्य है, ठीक है, खास करके जो मूल्य है और समस्या है, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड आपका केस स्टडी बनता है। आप जाके देख लीजिएगा, मोस्टली जो समस्याएं और जो मूल्य है वहां से केस स्टडी बनेगा। सिचुएशन दिया जाएगा, अलग अलग तरह के लोग होंगे उसमें। अब आपको प्रायोरिटी तय करनी है, उसके अंदर आपका एप्टीट्यूड भी दिखेगा और एटीट्यूड भी दिखेगा, तो अभिवृत्ति भी दिखेगी, अभिरुचि भी दिखेगी, और समस्या को आप कैसे सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी भी दिखेगा, सहानुभूति भी दिखेगा, परानुभूति भी दिखेगा, निष्पक्षता भी दिखेगी, गैर तरफदारिता भी दिखेगी। यानी आपसे केस स्टडी में आप जो है ना, आपसे निचोड़ करके निकाल लिया जाएगा, और आप केस स्टडी में बच नहीं सकते हैं। आप हो सकता है थोड़े स्वार्थी टाइप के इंसान हो, थोड़े दुष्ट टाइप के इंसान हो, आप हो सकता है सिविल सर्वेंट के जो सिविल सर्विस के जो एथिकल वैल्यूज है उसको पूरा नहीं करते हो। नहीं करने वाले भी तो बहुत है ना, तो वो बहुत शार्प होते हैं, उनको पता है हम नहीं है, केस स्टडी में पता चल जाएगा, तो वो पहले से ही बैलेंस होकर तैयारी करते हैं, ठीक है, कि हमें अपने इस पक्ष को नहीं झलकने देना है। तो केस स्टडी बेसिकली कुछ और है नहीं, बल्कि आप जो पेपर फर्स्ट में पढ़े हो ना, उसी का इंप्लीमेंटेशन है, एक सिचुएशन है। ऐसे केस स्टडी को आपसे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही केस स्टडी को अच्छे से माइक्रो लेवल पे एनालाइज कर लोगे तो आपका केस स्टडी का इशू समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है इसका मायाजाल। अब ऑप्शनल पेपर चूंकि अलग अलग होता है, तो ऑप्शनल पेपर में आपको करना क्या है, अभी के लिए हम बता रहे हैं, जितने PYQ में सवाल आज तक पूछे गए हैं यूपीएससी के, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत जाने का मन है तो यूपी का भी उठा लेना, अदरवाइज यूपीएससी सेफ है। तो यूपीएससी ने जितने सवाल पूछे हैं, आप जाके देखो रिपीट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो रिपीट होंगे, है ना। तो आप उन सवालों पे प्रैक्टिस करके जाइए, और बाकी जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो। इन 4 पेपर को अगर आपने टारगेट कर लिया, चूंकि टारगेट इसलिए मैं इन 4 पेपर को कर रहा हूं क्योंकि एक फ्लो में आप पढ़ सकते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ, बिना किसी बहुत ज्यादा उलझन के साथ। आप चूंकि एक ही तरह के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना, तो वहां दिमाग उसको लिंक करना उसके लिए आसान होता है, वो आराम से लिंक कर लेगा। तो इसीलिए इन 4 पेपर पे अगर आपने कमांड कर लिया तो मेंस आपका, और इस पे अभी जितनी आप तैयारी कर चुके हो, इस पे कमांड करके आप एग्जाम निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है?
कमांड करके आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा और अच्छे से इस एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। जो भी होगा अपडेट आपको किया जाएगा।